हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर मैं यशस्वी कौशल फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बड़ा मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं। आपने सुना होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के बारे में। इसी तरह आपने सुना होगा प्रोटोजोआ एनिमल और मेटाजोआ एनिमल्स के बारे में। लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स में आप प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अलावा एक और स्थिति देखते हो जिसको कहते हैं मीजोकैरियोट। इसी तरह प्रोटोजोआ और मेटाजोआ एनिमल्स के अलावा भी एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं मीजोजोआ। अब मीजोकैरियोट और मीजोजोआ ये क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू में मैं बता दूं कि भाई मीजो का मतलब, कहीं पर अगर उपसर्ग या प्रीफिक्स मीजो आ रहा है, इसका मतलब होता है बीच में। तो मीजो कैरियोट का हो चाहे मीजोजोआ का हो, इसमें याद रखिएगा मीजो कैरियोट यानी बीच में। किसके बीच में? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच वाला सेल। तो हो सकता है कि मीजोकैरियोटिक सेल में कुछ न्यूक्लियस के कैरेक्टर्स ऐसे हों जो हमें मजबूर करते हो उसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में रखने में। बिल्कुल वही हाल मीजोजोआ एनिमल्स का होगा। मीजो का मतलब बीच में होता है। पक्का है कि उसके कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो हमें मजबूर करते हैं कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, इन दोनों के बीच में हम मीजोजोआ एनिमल्स को रखें। तो आज अपन बात करेंगे मीजोकैरियोटिक सेल और मीजोजोआ एनिमल्स की। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कि भाई क्या होगा अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, तो आप कहोगे ये प्रोकैरियोट है। और अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो तो आप कहोगे कि ये यूकैरियोट है। लेकिन हम बात यहाँ करेंगे मीजोकैरियोट की। तो इस चीज़ को याद रखिए, मीजोकैरियोटिक सेल्स हमें कहाँ मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, उसका नाम पहले मैं लिख देता हूँ। मीजोकैरियोटिक सेल्स are present in division, are present in the members of division Pyrophyta। ये एल्गी है भाई। पायरोफाइटा को आप फायर एल्गी भी कहते हैं। तो ये डिवीजन पायरोफाइटा के जो मेंबर्स हैं वो मीजोकैरियोटिक सेल दिखाते हैं अपने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के कारण, अपने न्यूक्लियर कैरेक्टर के कारण। और इनको आप बुलाते हो डाइनोफ्लैजिलेट्स। द वर्ड वी यूज फॉर द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप पायरोफाइटा, इट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब देखिए, डाइनोफ्लैजिलेट्स में ऐसे कौन से न्यूक्लियर कैरेक्टर हैं, उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के कौन से कैरेक्टर्स मेन हैं। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर्स कैसे हैं। प्रोकैरियोट कैरेक्टर्स, वी ऑल नो दैट अंडर प्रोकैरियोट्स वी इंक्लूड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अब देखना बैक्टीरिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाती है। सबसे पहला, नो न्यूक्लियर शीथ या नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा, द डीएनए नेवर बिकम कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम। तो यहां पर आपको दिखेगा अनकंडेंस्ड डीएनए और क्रोमोसोम। डीएनए को आप क्रोमोसोम कह सकते हो यहाँ पे, पर कंडेंस नहीं है वो क्रोमोसोम फॉर्म में साफ साफ दिखेगा नहीं आपको। और डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, नॉट एसोसिएटेड विद बेसिक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे भी नॉट लगा है, देखिए यहाँ अनकंडेंस्ड वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट नहीं है। और अगर आप
पूछें कि कौन सा सेल डिवीजन मिलेगा बैक्टीरिया में, तो आपको याद है फिशन, बाइनरी फिशन होता है। इट्स अ काइंड ऑफ ए माइटोसिस, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, केवल कंस्ट्रिक्शन या कह सकते हैं आप एक तरह का गड्ढा बनता है जिसके कारण सेल 1 से 2 में हो जाता है और उसका डीएनए भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर नहीं होंगे, ए माइटोटिक डिवीजन है, ए माइटोटिक डिवीजन विदाउट स्पिंडल फाइबर्स, विदाउट स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, ये चीज भी देख लीजिए, विदाउट ए माइटोसिस। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड वी कैन इजीली डेजिग्नेट अ सेल एज प्रोकैरियोट सिंपली बाय लुकिंग एट दीज कैरेक्टर्स। आप इन कैरेक्टर्स को देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हम बैक्टीरिया को देख रहे हैं भाई। अब बात करते हैं कि भाई आपने कहा कि यूकैरियोट एडवांस्ड है, तो यूकैरियोट क्यों एडवांस्ड है, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ऐसा क्या होता है, तो ये देखो यूकैरियोट के कैरेक्टर देख लीजिए। यूकैरियोटिक सेल्स, इसके कैरेक्टर्स कौन कौन होता है यूकैरियोट, आपको आइडिया है? अपन एग्जाम्पल में लिखेंगे फंजाई या फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स। प्रोटिस्ट्स, प्रोटिस्टा के भी तो मेंबर्स होते हैं यूकैरियोट। पर चलिए अपन तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर, अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका मतलब यहां पर है अ न्यूक्लियर शीथ इज प्रेजेंट, अ न्यूक्लियर शीथ, केंद्रकाच्छद। ये जो न्यूक्लियर शीथ होती है ना, इसका मतलब होता है डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो केंद्रक झिल्लियां, दो केंद्रक झिल्लियों को एक साथ मिलाकर कहते हैं केंद्रकाच्छद, यानी टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियर शीथ। तो यहाँ पे न्यूक्लियर शीथ बैठी हुई है, बड़े साफ साफ आप देख पाओगे। और ये केवल कब डिसअपियर होगी, केवल सेल डिवीजन के समय, डिसअपियर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दूसरी चीज और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं कि भाई डीएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स एंड इट कन्वर्ट्स इनटू, इट कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम। तो यहां पर आप देखें, आपको मिलेगा कि डीएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स। हिस्टोन से बेसिक प्रोटीन होते हैं और वो डीएनए को कंडेंस करने में हेल्प करते हैं, हिस्टोन्स। तो यहां पर हिस्टोन आपको मिल रहा है। फिर यहां पर क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम। यहां पर डीएनए और हिस्टोन एक साथ बैठे हैं ना, तो इसको आप बोलते हैं क्रोमैटिन। ध्यान रखना, क्रोमैटिन फाइबर। जब डीएनए और हिस्टोन एक साथ हो तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। तो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ध्यान रखो, सेल डिवीजन के टाइम पे ही कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम फॉर्म में वो आएंगे टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम फॉर्म में वो दिखेंगे सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन पूरा हो जाएगा तो वापस डीकंडेंस हो जाएगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा वो क्रोमोसोम। अपनी जो वो दिख रहे थे वो गायब हो जाएंगे उस समय, वो क्रोमैटिन की फॉर्म में वापस आ जाएगा, उलझा हुआ लूज धागे जैसा हो जाएगा वापस से। इसके अलावा यहाँ पर आपको माइटोसिस मियोसिस जैसे डिवीजन दिखते हैं जिसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जरूर होता है। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन सेल डिवीजन। इस चीज को हम देखते हैं, लिखते हैं, स्पिंडल फाइबर्स help in cell division, and this cell division, it is of what type? Mitosis or meiosis? Mitosis or meiosis?
तो यहाँ पे ए माइटोसिस तो नहीं हो रहा है। अब आपने देख लिया प्रोकैरियोट के कैरेक्टर और यूकैरियोट के कैरेक्टर, पर यहाँ पे डायनो न्यूक्लियस के कैरेक्टर क्या हैं, डायनोकैरियोट्स क्या होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट के न्यूक्लियस को कहते हैं डायनोकैरियन। तो डायनोकैरियन या डायनोफ्लैजिलेट्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें मजबूर करेंगे कि हम इनको प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में रखें। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ मीजोकैरियोट की, मीजोकैरियोटिक कैरेक्टर्स। मीजोकैरियोटिक कैरेक्टर्स बड़े अलग हैं, स्पेशल हैं। यहाँ पर आपको पता है अपन ने एग्जाम्पल लिया था डायनोफ्लैजिलेट्स का। आपको डायनोफ्लैजिलेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स पता है ये क्या करते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी। डायनोफ्लैजिलेट यूनिसेल्युलर होते हैं, पहले तो ये याद रखिए। उसके कुछ मेंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जैसे कि एक मेंबर है नॉक्चिल्यूका। नॉक्चिल्यूका जो है वो अपने बॉडी में से लाइट निकालता है, बायोल्यूमिनिसेंस, जैव स्फुरदीप्ति जिसको कहते हैं। तो वो लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं और समुद्र में वो लाइट बिखेरते हैं सरफेस पे। ऐसी एक होता है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स नाम का जो डायनोफ्लैजिलेट है वो अपना नंबर बढ़ाता है और उसमें से टॉक्सिन या विष निकलता है, जहर निकलता है। तो टॉक्सिक एल्गल ब्लूम वो करता है समुद्र वगैरह में। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ग्रुप, ये ग्रुप है, ये कोई एक एल्गी नहीं है, ये ग्रुप है एक्चुअली। तो इसमें टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स करने वाले, बायोल्यूमिनिसेंस दिखाने वाले, ये सब मेंबर्स हैं। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड डायनोकैरियन। तो डायनोकैरियन न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। अब इसके कैरेक्टर्स देखना तो आपको पता चलेगा, कुछ कैरेक्टर प्रोकैरियोट वाले, कुछ यूकैरियोट वाले। सबसे पहली बात है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाली बात हो गई। और ये न्यूक्लियस, ये कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी गायब नहीं होती है। इवन ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस न्यूक्लियस रिमेन्स इंटैक्ट। ये न्यूक्लियस बचा रहता है, अपने पहचान नहीं खोता है सेल डिवीजन के टाइम पे भी। तो ये न्यूक्लियस रिमेन्स इंटैक्ट इवन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये एक विशेष बात हो गई। इंटैक्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑल्सो। दूसरी चीज हमको क्या इंपॉर्टेंट पता चलती है कि इनका डीएनए हिस्टोन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो हमेशा ही कंडेंस्ड रहता है। तो यहां पर नो हिस्टोन्स प्रेजेंट, बट इवन दो some other type of proteins are there which help in condensation, but DNA remains condensed even during cell division or whether the cell is not dividing, but DNA remains condensed permanently। ये परमानेंट वाली बात भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो परमानेंट कंडेंसेशन है, तो डीएनए रिमेन्स कंडेंस्ड परमानेंटली, चाहे सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये वाली चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको ए माइटोसिस मिलेगा, है ये यूकैरियोट, क्योंकि इसके पास साफ साफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस साफ दिख रहा है, तो इसको यूकैरियोट ही मानते हैं हम तो। लेकिन जब आप डिवीजन देखते हो इसका, तो देखते हो वो तो बैक्टीरिया जैसा डिवीजन कर रहा है, ये कंस्ट्रिक्शन से या फिशन जैसे काम कर रहा है, ए माइटोटिक डिवीजन कर रहा है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स का रोल नहीं है। तो ये ए माइटोटिक डिवीजन, यहां पे ए माइटोटिक सेल डिवीजन मिलता है, स्पिंडल फाइबर्स आर नॉट फॉर्म्ड, स्पिंडल फॉर्मेशन डज नॉट अकर, does not occur। तो ये देखिए यहां पर ए माइटोसिस वाली बात तो प्रोकैरियोट जैसी हो गई, और स्पिंडल फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा है, नॉट। तो ये वाली चीज क्या हो गई, इसमें एक न्यूक्लियस है पर इसका सेल डिवीजन जो है वो सेल डिवीजन बिल्कुल प्रोकैरियोट जैसा है। तो न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट है,
सेल डिवीजन प्रोकैरियोट जैसा हो रहा है, तो इसका मतलब आप इसको कहाँ रख दीजिए, इन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो यहाँ पर ये वाले सारे कैरेक्टर्स देखकर हम कह सकते हैं कि भाई डायनोफ्लैजिलेट्स दे हैव गॉट द कैरेक्टर्स इन देयर न्यूक्लियस विच कंपेल अस टू पुट देम इन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो ये मीजोकैरियोट जो हैं शुड बी considered in between intermediate of prokaryote and eukaryote। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच का कुछ हिसाब किताब हो गया इनका। ये बात आपको समझ में आ गई कि मीजोकैरियोट क्या होता है। अब अपन थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं, अब हम केवल एनिमल्स की बात करेंगे। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ क्या होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्रोटोजोआ वेरी प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव, अर्लीस्ट ऑफ द एनिमल्स। प्रोटोजोअन एनिमल्स ये सबसे पहले आए थे। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव, अर्लीस्ट एनिमल्स। कैसे हैं? यूनिसेल्युलर हैं। तो ये यूनिसेल्युलर है, आपको पता है, एनिमल है, ध्यान रखना, एनिमल की बात कर रहे हो आप यहाँ। फिर इसके बाद इनमें से बने मेटाजोआ। ये देखिए मेटाजोअन्स दे केम लेटर ऑन। मेटा का मतलब ही होता है आफ्टर, बाद में आए ये एडवांस्ड माने जाते हैं, ये मल्टी सेल्युलर हैं। तो ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं भाई, ये एडवांस्ड हैं, इवॉल्व्ड हैं। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसे एनिमल्स की बात करने वाले हैं जिनके कैरेक्टर हमें मजबूर करेंगे कि हम उनको इनके बीच में रखें। हम बात करेंगे मीजोजोआ की भाई। तो ये जो मीजोजोआ है हम इनकी बात करेंगे, मीजोजोआ। These animals have characters. Animals have characters intermediate, यानी बीच का, intermediate of protozoa and metazoa। अब भाई कौन से करेक्टर हैं, ये कौन से एनिमल्स हैं, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। मीजोजोआ ये लगभग 50 स्पीसीज हैं ऑफ हाईली डीजेनरेटेड फ्लैटवर्म्स। आपको पता है फ्लैटवर्म्स किस में आते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस में। लेकिन वो प्लेटीहेलमिन्थेस वाले ग्रुप में भी ये वाले बड़े अलग हैं, हाईली डीजेनरेटेड, बहुत डीजेनरेट हो गए हैं ये 50 स्पीसीज। और कहाँ रहते हैं? दे आर फाउंड इन मरीन और सॉल्ट वाटर हैबिटेट, समुद्र में मिलते हैं। तो सॉल्ट वाटर हैबिटेट, ये सॉल्ट वाटर में मिलने वाले या समुद्र में मिलने वाले ये 50 स्पीसीज हाईली डीजेनरेटेड फ्लैटवर्म्स की हैं। इन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल सिंपल बना लिया है। अब कितना सिंपल बना लिया है वो देखिए। अब मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पे कि अगर जब आप मल्टीसेलुलर एनिमल की चर्चा करते हो तो दो वर्ड सामने आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन वो होती है जिसमें एनिमल के शरीर में आपको दो ही टिश्यू लेयर मिलती हैं, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं मिलती डिप्लोब्लास्टिक में। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक जेली जैसी लेयर होती है जिसको आप कहते हैं मीजोग्लिया। तो आपको याद होगा इसके एग्जाम्पल, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में अपन सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा फाइला को रखते हैं। तो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा जो भी इस फाइला के मेंबर्स हैं उनकी बॉडी में आपको दो ही टिश्यू लेयर मिलती हैं और आप इसको बड़ा प्रिमिटिव टाइप का कैरेक्टर मानते हो कि भाई दो ही टिश्यू लेयर हैं, केवल एक्टोडर्म एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये प्रिमिटिव है, ऐसा मान लेते हैं अपन। ऐसे ही अगर आप देखो और थोड़े एडवांस्ड जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थेस या फ्लैटवर्म से शुरू करो और कॉर्डेटा तक चले जाओ तो आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलती है। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो होती है इसमें
एम्ब्रियोनल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट के दौरान आप देखोगे 3 टिश्यू लेयर बन गई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। तो आप कहते हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, थोड़ी एडवांस्ड कंडीशन है। तो ये अगर मैं कह रहा हूँ कि ये फ्लैट वर्म्स हैं तो इसका मतलब इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट वर्म यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। पर मैंने ये भी तो बताया कि हाईली डीजेनरेट है, और ये जो हाईली डीजेनरेशन है वो इस तरह से हो गया है कि अब इनकी बॉडी में जो ये मीजोजोआ एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी में केवल एक ही टिश्यू लेयर रह गई है। तो कितनी अजीब बात है ये ना डिप्लोब्लास्टिक है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बने ट्रिप्लोब्लास्टिक से हैं लेकिन डीजेनरेट होते हुए धीरे धीरे इनका ह्रास होता गया और ये हैप्लोब्लास्टिक कंडीशन दिखाते हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दे हैव अ सिंगल टिश्यू लेयर इन देयर बॉडी। ये सिंगल टिश्यू लेयर जो है इन देयर बॉडी, और आप उसको बोलते हो सोमैटोडर्म। ये बॉडी में एक ही टिश्यू लेयर होती है, और आप सिंगल टिश्यू लेयर, आप 2 टिश्यू मिलते थे जब एक्टोडर्म एंडोडर्म तो डिप्लोब्लास्टिक कहते थे, और अगर 3 मिलते थे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते थे। अब ये सिंगल मिल रही है तो इसको आप कह सकते हो हैप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं क्योंकि ये वर्ड जबरदस्ती मैंने ही बनाया है, ये वो नहीं है कि प्रचलित हो ये। तो हैप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्यों ना बोले हम इसको। अब जो इनकी बॉडी है उस बॉडी में आप ये सोमैटोडर्म एक सिंगल टिश्यू लेयर देख रहे हो, तो ये जो सिंगल टिश्यू लेयर है वो सिंगल टिश्यू लेयर रिप्रोडक्टिव सेल्स को चारों ओर से घेर रही है। तो ये आउटर है, आउटर सोमैटोडर्म लेयर सीलिएटेड भी होती है, इसमें सीलिया होते हैं। सीलिएटेड लेयर सराउंड्स, किसको सराउंड कर रही है? अ फ्यू रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स को सराउंड कर रही है, बस ये है इनकी बॉडी, इतनी सिंपल। तो ये सोमैटोडर्म जो है एकमात्र टिश्यू लेयर इनकी बॉडी में मिलना जो इनको डिप्लोब्लास्टिक से भी नीचे रखने पे मजबूर कर रही है। तो आप कह सकते हैं ये इतने ज़्यादा डीजेनरेट हो गए मीजोजोआ, जो कि दरअसल फ्लैटवर्म्स हैं, इनको होना ट्रिप्लोब्लास्टिक चाहिए था, लेकिन ये तो हैप्लोब्लास्टिक होकर रह गए हैं। तो क्यों ना इनको प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच में रख दिया जाए और इनको एक नया ग्रुप का नाम दे दिया जाए जिसको मीजोजोआ कहते हैं। मैंने आपको बताया था मीजो का मतलब होता है बीच में, तो मीजोजोआ यानी जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच में आ रहे हैं। अब लास्ट में मैं बता देता हूँ, ये मीजोजोआ हैं दरअसल पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स हैं, इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो ऑक्टोपस और स्क्विड के ऊपर बॉडी पर चिपक कर उनका बॉडी फ्लूइड पीने से होती है। तो ये मीजोजोआ जो हैं, these are parasites on the other invertebrates. So mesozoa live their life as parasites on the body of other invertebrates. तो ये पैरासाइट्स हैं भाई, याद रखना। ये डीजेनरेट होने से इनको फायदा ही हो रहा है, पैरासाइट की फॉर्म में चिपक के बैठे होते हैं ऑक्टोपस स्क्विड की बॉडी पे। तो अदर इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी पे आपको ये मीजोजोआ कैरेक्टर वाले एनिमल्स दिख जाएंगे। तो ये जो एनिमल्स हैं ये इंटरमीडिएट हैं प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच। तो अगर ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल आप लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।